हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का चैप्टर 12 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका आज हम 5वां वीडियो देखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ नेम रिएक्शंस के बारे में बताया था। थोड़ी बहुत अभिक्रियाएं और बची हैं और इस पार्ट को आज अपन पूरा करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ अभिक्रियाएं बताई थी, जैसे रोजनमुंड अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, कैनिजारो, एल्डोल संघनन, बेंजोइन संघनन, क्लीमेंसन अपचयन, वोल्फ किश्नर अपचयन, ऐसी कुछ रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ी थी। अब आज कुछ बची हुई अभिक्रियाओं से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी आज की जो पहली अभिक्रिया है वो होगी परकीन अभिक्रिया, है ना। अभिक्रिया का नाम है परकीन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं, सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में करवाते हैं, तो अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनता है। कैसे बनता है देखते हैं। तो बेंजल्डिहाइड से शुरुआत करना है। जब बेंजल्डिहाइड, तो देखिए हम बेंजल्डिहाइड को ऐसे लिखते हैं, ये हो गया आपका C6H5CHO, इसका नाम होगा बेंजल्डिहाइड। तो जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र क्या होता है? CH3CH3CO है ना, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में CH3COONA की उपस्थिति में 180 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराते हैं, तो क्या बनता है? अल्फा बीटा असंतृप्त सिन्नेमिक अम्ल। अब ये कैसा होता है देखो, सिन्नेमिक अम्ल का फॉर्मूला ये है, देखो C6H5CH डबल बॉन्ड, यहां तक तो मैंने कॉमन उतार लिया। कहां से कहां तक हमने क्या करा? ये C6H5CH और डबल बॉन्ड, ये पूरा जिसमें मैंने गोला बना दिया वो उठा के मैंने वहां लिख दिया। अब क्या करते हैं कि ये जो CH3 ऊपर वाला, इस ऊपर वाले CH3 में से सिर्फ CH ले लो, यानी डबल बॉन्ड के बाद क्या ले लो? CH। ठीक है, डबल बॉन्ड के बाद हमने क्या लिया? CH। अब कितने H बचे हैं ऊपर? 2 H बचे हैं। 2 H में से एक H को तो अपन साइड में रख देते हैं और एक H बचा है, तो COOH, CH3COOH, ये हो गया, है ना। और आपको अगर कंफ्यूजन हो तो मैं थोड़ा सा ऐसे क्लियर करके समझाती हूँ। CH3CO और ये है CH3COO। तो हमने यहां से तो क्या पकड़ा? C6H5CH डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद लिया हमने CH और फिर लिखा COOH। ठीक है, तो ऊपर कितने H बचे हैं? एक ही बचा है, तो वो तो बन गया आपका अल्फा बीटा असंतृप्त सिन्नेमिक अम्ल। बचा क्या? CH3CO, एक O यहाँ पे भी था ना, O और H, CH3COOH। मतलब इस क्रिया में एक आपका एसिटिक अम्ल भी मुक्त होता है ना। और देखो एक क्रियात्मक समूह, तो इसके पास वाला अल्फा, उसका पड़ोसी बीटा, और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा असंतृप्त, अल्फा बीटा असंतृप्त सिन्नेमिक अम्ल। ठीक है, अल्फा बीटा असंतृप्त सिन्नेमिक अम्ल इस पूरी अभिक्रिया में बनता है। अब मैं आपको फिर से ये रिएक्शन बोल के समझाती हूँ, आपको याद हो जाएगा कि जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में 180 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराते हैं, तो अल्फा बीटा असंतृप्त सिन्नेमिक अम्ल बनते हैं और बदले में एसिटिक अम्ल इस क्रिया में मुक्त होता है ना। तो ये हो गई आपकी परकीन अभिक्रिया। परकीन अभिक्रिया से मिलती जुलती होती है क्लेजन श्मिट अभिक्रिया। क्लेजन श्मिट अभिक्रिया, इसमें पता है क्या होता है? अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड बनता है, मतलब सेम बनेगा लेकिन COOH के स्थान पर एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया, बेंजल्डिहाइड को सेम ऐसे लिखना है, जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटल्डिहाइड के साथ, एसिटल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? CH3CHO, लेकिन हम इसको CH3 को ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया CH3, C H2 और एक H, तो CH3
CHO, और यहाँ पर उपस्थिति होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, है ना। तो फिर से सुनना कि जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटल्डिहाइड के साथ कराते हैं NaOH की उपस्थिति में, तो इस क्रिया में ये H2O तो निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, है ना। और इस क्रिया में H2O रिमूव होता है अपने, इसीलिए तो CH3 को इस तरह से लिखा था, तो H2O निकल जाएगा, C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, ये अल्फा ये बीटा, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड। और कौन सा एल्डिहाइड, सिनेमिक एल्डिहाइड या सिनेमेल्डिहाइड भी बोलते हैं, सिनेमिक एल्डिहाइड। तो ये हो गई आपकी क्लेजन श्मिट अभिक्रिया, है ना। इसके बाद एक अभिक्रिया हम लोगों ने गाटरमान कोच अभिक्रिया पढ़ी थी, उसी के जैसी एक होती है गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं, गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। मतलब इसमें एल्डिहाइड बनता है इस रिएक्शन में, है ना। तो पता है क्या होता है इस क्रिया में, कि जब बेंजीन की क्रिया C6H6 इस बेंजीन का कराते हैं जल अपघटन, किस किस की उपस्थिति में, HCN HCl और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब बेंजीन का जल अपघटन कराया जाता है, तो बन जाता है C6H5CHO, यानी क्या बन जाता है आपका, बेंजल्डिहाइड इस क्रिया में बनता है। लेकिन वास्तव में ये जो अभिक्रिया होती है वो 3 पदों में पूर्ण होती है। कैसे होती है पता है, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि HCN और HCl आपस में क्रिया करते हैं, HCN और HCl ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, और ये जो H है ना यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH, है ना, डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड Cl, CH डबल बॉन्ड NH, और जो बॉन्ड है ना वो आगे शिफ्ट हो गया, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और जो सिंगल बॉन्ड था वो वहाँ चला गया। ये बन गया आपका माध्यमिक यौगिक। अब इस माध्यमिक यौगिक की क्रिया करा देते हैं अपन इस बेंजीन से, C6H6 से क्रिया कराते हैं CH डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड Cl से, है ना, AlCl3 की उपस्थिति में। तो एक H और एक Cl ये निकल जाएगा, एक H यहाँ से एक Cl यहाँ से निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, C6H5, है ना, ये एक H निकला तो C6H5 हुआ ना, और CH डबल बॉन्ड NH, CH डबल बॉन्ड NH, बेंजल्डिमीन बोलते हैं इसको। और अब क्या होगा अंत में, ये जो बेंजल्डिमीन बना इसका अंत में करा दो जल अपघटन, C6H5CH डबल बॉन्ड NH प्लस वो H2O अपन ने लिया था ना, वो ले लो H2O, तो क्या होगा पता है, ये तो निकल गया आपका अमोनिया, NH3 निकल गया, बचा क्या, C6H5CHO प्लस NH3। तो ये जो अभिक्रिया है इसको बोलते हैं गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण में बेंजीन की क्रिया जल के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड और AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, तो बेंजल्डिहाइड बनता है ना। और एक मैंने आपको रिएक्शन पढ़ाई थी पहले, उसका नाम था गाटरमान कोच अभिक्रिया या गाटरमान कोच संश्लेषण। दोनों के नाम में सिर्फ ये अंतर है कि इसमें कोच शब्द आ गया। और पता है कैसे ये क्रिया होती है, इसमें क्या कराते हैं, पढ़ी हुई रिएक्शन हमारी, कि जब बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से, मैंने तब भी आपको बताया था कि कोच की स्पेलिंग CO से शुरू होगी, तो CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वही सब HCN HCl और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, तो बन जाता है हमारा C6H5CHO, मतलब क्या बन जाता है हमारा, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण और गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि CO इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है। तो ये लगभग सारी अभिक्रिया हम लोगों ने कंप्लीटली पढ़ ली है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वाली, है ना, सभी अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको एक बार लिस्ट बना के याद दिला दूं कि हम लोगों ने टोटल कितनी अभिक्रियाएं पढ़ी, है ना। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था रोजनमुंड अपचयन, है ना, फिर उसके बाद हमने पढ़ा स्टीफन अपचयन, स्टीफन अभिक्रिया जिसको हम कहते हैं, फिर
कैनिजारो अभिक्रिया जो अल्फा हाइड्रोजन विहीन देते हैं। फिर हमने पढ़ा एल्डोल संघनन, है ना, एल्डोल संघनन, और एल्डोल संघनन में ही क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया थी। क्रॉस एल्डोल यानी एक एल्डिहाइड और एक कीटोन क्रिया करते हैं। फिर एक हमने अभिक्रिया पढ़ी बेंजोएन संघनन, है ना। फिर इटार्ड अभिक्रिया, वोल्फ किश्नर अपचयन जो इटार्ड अभिक्रिया का एकदम उल्टा थी, वोल्फ किश्नर अपचयन। एक हमने पढ़ा पिनेकॉल अपचयन, पिनेकॉल जिसमें पिनेकॉल बनता है, 2 एसीटोन के अणुओं की क्रिया कराते हैं मैग्नीशियम अमलगम के साथ में, वो रिएक्शन। फिर हमने एक अभिक्रिया पढ़ी क्लीमेंसन अपचयन, है ना, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। उसके बाद में एक हमने पढ़ी फ्रिडल क्राफ्ट एसिलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रिडल क्राफ्ट की एसिटिलीकरण वाली अभिक्रिया। 10 अभिक्रियाएं तो ये हो गई, और 10 के बाद 11, 12, 13, 14, तो ऐसी टोटल हम लोगों ने 14 रिएक्शंस कंप्लीट कर ली हैं, है ना। तो ये आपको अच्छी तरह से कंठस्थ होना चाहिए, और कैसे भी करके इनमें से कोई ना कोई 2-4 अभिक्रिया आती है एग्जाम में, तो आपको पर्टिकुलरली याद करना है कि नाम सुनते ही हमारे दिमाग में याद आ जाए कि अच्छा इस रिएक्शन में ये होता है। तो 10 अभिक्रिया, ये 11, 12, 13, 14, ये टोटल 14 रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है ना। एक क्वेश्चन प्रॉपर तैयार हो गया आपका। अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने अमोनिया की क्रिया बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड के साथ में देखी है, और एसिटल्डिहाइड और एसीटोन के साथ में भी देखी है। एक अलग से प्रश्न बनाओ। प्रश्न ऐसे आता है कि फॉर्मल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया का समीकरण दीजिए, है ना। प्रश्न पूरा सुनना। फॉर्मल्डिहाइड की अमोनिया से अभिक्रिया का समीकरण दीजिए और प्राप्त उत्पाद का उपयोग भी लिखिए। प्राप्त उत्पाद का उपयोग भी लिखिए, है ना। तो फॉर्मल्डिहाइड की जब अमोनिया के साथ क्रिया होती है तो कैसे आपको क्रिया देनी, इसका आंसर होगा कि फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करके एक यौगिक बनाता है। इसमें 6 फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, 4 अमोनिया लेते हैं, तो एक यौगिक बनाता है जिसका नाम होता है हेक्सामेथिलीन, CH2 का होल 6, CH2 को कहते हैं मेथिलीन, है ना, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, और इस क्रिया में 6 जल के अणु निकल जाते हैं, है ना। इसका नाम क्या होगा, हेक्सामेथिलीन, और 4 को बोलते हैं टेट्रा, एमीन से बना है मीन, टेट्रामीन। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे हुआ, अपन इसको प्रॉपर खोल के देखते हैं। फॉर्मल्डिहाइड के कितने अणु हैं, 6 बार लिख लेते हैं, 6 अलग अलग बार, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, है ना। अमोनिया के कितने अणु लिए हमने, 4, अमोनिया के 4 अणु ले लो, ठीक है, ले लिए। अब क्या बन जाएगा, CH2 6 बार। देखो CH4 को क्या बोलते हो, मिथेन, CH3 को क्या बोल देंगे, मेथिल, और CH2 को क्या बोल देंगे, मेथिलीन, है ना, हेक्सामेथिलीन। CH2 6 बार है क्या, ये देखो, एक CH2, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 6 बार तो CH2 है ही, तो CH2 का होल 6, और 1, 2, 3, 4 नाइट्रोजन, है ना। अमोनिया से लिया है ये 4N, और अब बचा क्या, कितने ऑक्सीजन बचे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑक्सीजन, और 3, 6, 9, 12 हाइड्रोजन, तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो ये आपका निकल गया है। और इस क्रिया में क्या बन जाता है, ये हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, इसका एक स्पेशल नाम है, इसको यूरोट्रोपिन भी कहते हैं, यूरोट्रोपिन, है ना। ये यूरोट्रोपिन जो होता है ना, इसकी संरचना भी पूछी जाती है। अच्छा, एक अपना प्रॉपर प्रश्न क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया के साथ समीकरण दीजिए और प्राप्त उत्पाद का एक उपयोग भी लिखिए। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बनता है फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया की क्रिया से, और इसको यूरोट्रोपिन कहते हैं। और यूरोट्रोपिन एक प्रकार की औषधि है, इसका उपयोग मूत्र नलिका के संक्रमण से बचने के लिए किया जाता है, यूरिनरी इन्फेक्शन से दूर करने की दवाई है। क्योंकि नाम इसका यूरोट्रोपिन है ना, तो यूरिन से रिलेटेड नाम है, मूत्र नलिका के संक्रमण को रोकता है। इसकी संरचना भी पूछते हैं, है ना, तो इसकी संरचना कैसी है कि इसमें N
कभी भी दो NN आपको जुड़े हुए नजर नहीं आएंगे, कभी भी दो CH2 के बीच में CH2 वाला बॉन्ड डायरेक्टली नहीं होगा, ये आपको हमेशा अल्टरनेट नजर आएंगे। कैसे देखो, एक N तो उससे दो CH2 जुड़े हुए है ना, फिर ये N तो इससे CH2 जुड़ा हुआ, यहाँ पे एक N, यहाँ पर एक N और इन दोनों से CH2 जुड़ा हुआ, तो कितना हो गया भाई, CH2 4 बार और नाइट्रोजन 3 बार। अब क्या करें, ये CH2 है, ये CH2 है, यहाँ पे N और CH2 के बीच में यहाँ पे एक N और लिख लेते हैं, नाइट्रोजन हो गए 4, 1 2 3 4, अब एक CH2 ऐसे और एक CH2 ऐसे, ये इसकी पूरी प्रॉपर संरचना है ना। एक बार फिर से मैं बनाना सिखाती हूँ आपको। एक N, ठीक है, दोनों से जुड़ा है CH2, फिर CH2 से जुड़ा है N, इस CH2 से भी जुड़ा है N और यहाँ जुड़ा है CH2 और ये CH2, N से CH2 जुड़ेगा, CH2 से N जुड़ेगा। अब ये दोनों N के बीच में ऐसा तिरछा आपको CH2 लिखना है, ऐसे ही यहाँ पर भी CH2, ये बन गया आपका यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन होता है, मूत्र नलिका के संक्रमण को रोकने की औषधि है ये, तो ये प्रश्न अलग से पूछा जाता है ना। इसके बाद में एक और प्रश्न की हम लोग तैयारी करते हैं, स्पेशल टिप्पणियां दी गई हैं, टॉलेंस अभिकर्मक और फेहलिंग विलयन क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। टॉलेंस अभिकर्मक क्या है, प्रश्न बनाते हैं, आप क्वेश्चन बना लो कि टॉलेंस अभिकर्मक और फेहलिंग विलयन पर टिप्पणी लिखिए। टॉलेंस अभिकर्मक, टॉलेंस रिएजेंट, और एक है फेहलिंग विलयन, फेहलिंग सॉल्यूशन या विलयन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट अभिकर्मक हैं जो एल्डिहाइड के साथ में स्पेशली रिएक्शन देते हैं, एक परीक्षण देते हैं। तो टॉलेंस अभिकर्मक जो होता है ना, वो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का क्षारीय विलयन होता है, लेकिन वास्तव में ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया से बनता है। टॉलन अभिकर्मक को अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का क्षारीय विलयन कहते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि अभी इसके फर्स्ट वाले की बात चल रही है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का क्षारीय विलयन होता है। तो जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो पता है क्या होता है, एक तो बन जाता है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, है ना, अमोनियम नाइट्रेट बनेगा और सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, मतलब एक्सचेंज हो जाएंगे आयन। ये सिल्वर जो है वो हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा AgOH, और जो अमोनियम है वो नाइट्रेट से क्रिया करेगा। पर अगर कोई पूछता ना टॉलेन अभिकर्मक क्या है, तो ऐसा बोलते हैं अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का क्षारीय विलयन, है ना। अभी जो आपका सिल्वर हाइड्रोक्साइड होता है, इस सिल्वर हाइड्रोक्साइड के दो अणुओं को हम लोग गर्म करते हैं, है ना। इसको मान लो गर्म कर दिया तो इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, H2 इसमें से रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा Ag2O। और ये जो Ag2O है जिसको हम कहते हैं सिल्वर ऑक्साइड, यही सिल्वर ऑक्साइड जो होता है ये बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, यानी ये किसी से क्रिया करता है तो उसको ऑक्सीकृत कर देता है, स्वयं अपचयित हो जाता है। तो टॉलेंस अभिकर्मक की क्रिया कभी पूछते हैं ना कि क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट से क्रिया करता है, तो रिएक्शन में डायरेक्टली भाग ये लेता है, पर ये कहाँ से आया, ये आया इस सिल्वर हाइड्रोक्साइड से। सिल्वर हाइड्रोक्साइड कहाँ से बना, तो इन दोनों की क्रिया से। तो एक नंबर में अगर कोई पूछे कि टॉलेंस अभिकर्मक क्या है, तो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का क्षारीय विलयन। लेकिन अगर यूं पूछ ले कि भैया फॉर्मेल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड की क्रिया टॉलन रिएजेंट से करवा के बताइए, तो देखो अपन आगे लिखते हैं, जैसे मान लो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसकी क्रिया हम कराते हैं इस सिल्वर ऑक्साइड से, तो ऑक्सीकृत कर देगा एल्डिहाइड को, और एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं, HCOOH फॉर्मिक अम्ल बन गया, और बदले में इस क्रिया में रजत दर्पण परीक्षण ये देता है, 2Ag मुक्त हुआ, और इसको अपन कहते हैं कि भाई इसने रजत दर्पण परीक्षण दिया, है ना। रजत दर्पण परीक्षण क्या है, ऐसा प्रश्न भी पूछते हैं, मतलब वो जो चांदी मुक्त होती है उसका इस्तेमाल दर्पण बनाने में करते हैं। तो टॉलेंस रिएजेंट किसी भी एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करके अम्ल में बदल देते हैं। एक फॉर्मेल्डिहाइड के बाद एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन भी देख लो, CH3CHO प्लस Ag2O क्या होगा,
ये ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा तो बन जाएगा CH3 COOH एसिटिक अम्ल, और बदले में क्या निकला, वही 2Ag, मतलब रजत दर्पण परीक्षण इसने भी दिया। एक और रिएक्शन मैं आपको बताऊं, बेंजल्डिहाइड की C6H5CHO, तो क्या हो जाएगा, Ag2O से इसकी क्रिया कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड जो है वो बेंजोइक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाएगा और बदले में 2 Ag के अणु मुक्त होंगे। तो ये है आपका टॉलेंस अभिकर्मक। एक पूरा आंसर प्रॉपर मैं आपको बोल के बताती हूँ कि अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के क्षारीय विलयन को टॉलेंस अभिकर्मक कहते हैं। टॉलेंस अभिकर्मक में वास्तव में जो सिल्वर ऑक्साइड होता है वो ऑक्सीकारक पदार्थ होता है और यह किसी भी एल्डिहाइड को अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है और बदले में रजत दर्पण परीक्षण देता है। ठीक है, और फिर आपको ये सारी समीकरण बतानी है। हाँ, इन तीनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों तो कंपलसरी है। तो ये हो गया हमारा टॉलेंस अभिकर्मक। अब आते हैं अपन अगले वाले पे, फेहलिंग विलयन क्या होता है। तो फेहलिंग विलयन जो है ना वो होता है कॉपर सल्फेट, मतलब इसको फेहलिंग विलयन A और फेहलिंग विलयन B के नाम से जाना जाता है। क्या होता है ये पता है, कॉपर सल्फेट और रोशेल लवण का क्षारीय विलयन। फेहलिंग विलयन को फेहलिंग विलयन A और फेहलिंग विलयन B कहते हैं। फेहलिंग विलयन A तो होता है कॉपर सल्फेट और फेहलिंग विलयन B होता है रोशेल लवण। अब ये रोशेल लवण क्या चीज है, तो सोडियम या पोटेशियम टार्ट्रेट है ना। रोशेल लवण होता है सोडियम या पोटेशियम टार्ट्रेट। ये टार्ट्रेट क्या चीज है, टार्ट्रिक एसिड का नाम सुना है। टार्ट्रिक एसिड में से H को हटा के उसकी जगह पे Na रख दो तो सोडियम टार्ट्रेट, और अगर K रख दो तो पोटेशियम टार्ट्रेट। तो फेहलिंग विलयन वास्तव में कॉपर सल्फेट और रोशेल लवण का क्षारीय विलयन होता है। कॉपर सल्फेट को फेहलिंग विलयन A और रोशेल लवण को फेहलिंग विलयन B कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब इनकी क्रिया जो एल्डिहाइड से कराते हैं तो ये भी उसको अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। वास्तव में जो फेहलिंग विलयन होता है ना वो CuO होता है। अब इसकी क्रिया HCHO से कराते हैं, है ना, इसके दो अणु लेते हैं। यह है आपका फेहलिंग विलयन। जैसे हमने वो देखा था ना टॉलेंस अभिकर्मक जिसमें Ag2O ने क्रिया में भाग लिया था, वैसे ये भाग लेने वाला जो अभिकारक है वो ये है Cu2O। इसके दो अणु लेते हैं तो ये फॉर्मल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कर देगा, उसको तो बदल देगा COOH में, फॉर्मिक एसिड में, और खुद क्या बच गया, Cu2O। और ये जो Cu2O बचा है ये लाल भूरा अवक्षेप देता है, मतलब इसकी पहचान है। जैसे टॉलेंस अभिकर्मक की पहचान क्या है, रजत दर्पण परीक्षण देना, ऐसी फेहलिंग विलयन की पहचान क्या होती है, लाल भूरा अवक्षेप देना। तो ये किसी भी एल्डिहाइड को अम्ल में ऑक्सीकृत कर देगा और बदले में लाल भूरा अवक्षेप देगा। अगर मान लो ये प्रश्न ऐसा आ जाए कि एसिटल्डिहाइड की क्रिया फेहलिंग विलयन से कराओ तो वो उसको काय में बदल देगा, एसिटिक अम्ल में बदल देगा। अगर मान लो ये कह दे भैया बेंजल्डिहाइड की क्रिया फेहलिंग विलयन से कराओ तो वो उसको बेंजोइक अम्ल में चेंज कर देगा और बदले में लाल भूरा अवक्षेप देगा। तो फेहलिंग विलयन और टॉलेंस अभिकर्मक ये दोनों केवल एल्डिहाइड के साथ में क्रिया करते हैं। कीटोन जो है वो ये वाला परीक्षण बिल्कुल भी नहीं देते हैं। ठीक है।